हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओ से उत्तर प्रदेश आरओ प्रारंभिक परीक्षा और यूपी पीएससी की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें कुल 100 पीवाईक्यू है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में किसके अंतर्गत स्वीकार किया? संविधान का निर्माण, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1948 की औद्योगिक नीति, उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार किया गया था। दूसरा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का सह अस्तित्व, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का सह अस्तित्व, आधुनिक और परंपरागत समाज का सह अस्तित्व। विकल्प बी है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तीसरा प्रश्न है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों, कोई नहीं। इसका सी है व्यक्ति और राज्य दोनों। चौथा प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद, नियंत्रित पूंजी। विकल्प बी सही है, आयात निर्यात बंद। पांचवा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है विकसित, अविकसित, विकासशील, पिछड़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है, विकल्प सी। छठवां, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, बृहद बेरोजगारी। तो इसका एक, तीन और चार, विकल्प डी सही है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? धन की न्यून कायरता, प्रति व्यक्ति कम आय, निर्माण की न्यून दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो इसका डी है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रचंड बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। तो इसका डी हो जाएगा, एक, दो, तीन। नौवां प्रश्न है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतया विशेषता होती है प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की दर, निम्न आश्रितता अनुपात, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। तो इसका एक और दो, विकल्प ए सही है। दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा वाले निजी व्यय को शामिल किया गया? लकड़ावाला, सेन, तेंदुलकर और रंगराजन समिति। इसका सी है, तेंदुलकर समिति। 11वां प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय गरीबी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय योजना आयोग। तो इसका सी हो जाएगा, नीति आयोग। बारहवां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना ने ज्यादा तेज, धारणी एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया? 11वीं, 12वीं, 10वीं, 9वीं। तो इसका विकल्प भी है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 13वां है, भारत ने आईएमएफ से 200 टन सोना किस पंचवर्षीय योजना में क्रय किया था? 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं। तो 11वीं में 200 टन सोना क्रय किया गया था, विकल्प डी। 14वां प्रश्न है, भारत में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का मुख्य लक्षण है? केवल गरीबी निवारण, केवल जीवन की गुणवत्ता सुधार, केवल सभी को बीमा। तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, विकल्प डी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी? 12वीं, 9वीं, 8वीं। तो इसका हो जाएगा 8वीं, विकल्प डी। 16वां प्रश्न है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास दर की अपेक्षा ऊंची विकास दर प्राप्त हुई? द्वितीय, चौथी, छठी, आठवीं। तो इसका डी हो जाएगा, आठवीं। निर्धारित विकास दर की अपेक्षा ऊंची विकास दर प्राप्त हुई थी। 17वां है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है? शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, सड़क, पेयजल आदि। सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से गरीबी दूर करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करना। तो इसका ए हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, सड़कें, पेयजल आदि। 18वां प्रश्न है, न्याय के साथ विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? प्रथम, पांचवी, नवीं, 11वीं। तो इसका सही हो जाएगा, नवीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था न्याय के साथ विकास। 19वां है, समुचित नियोजन एवं निवेश के बाद भी हमारी कृषि समृद्धि दर कम है। कारण है, भूमि सुधार वांछित स्तर तक नहीं अपनाए गए। तो इसका विकल्प ए हो जाएगा। 20वां है,
11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है? 2006 से 11, 2007 से 11, 2007 से 12, 2008 से 13 तक। इसका 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। विकल्प सी। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों, श्रम विभाजन, तकनीकविद एवं नौकरशाह। आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है तकनीकविद एवं नौकरशाह, विकल्प डी। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है? चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, चालू कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, स्थिर कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका भी हो जाएगा स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। 23वां प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? उसका सकल घरेलू उत्पाद, निव्वल घरेलू उत्पाद, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। तो सबसे उपयुक्त मापदंड है आर्थिक समृद्धि का प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, विकल्प डी। 24वां प्रश्न है, संतुलित विकास से तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान वृद्धि दर, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित साधनों में समान वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रों का समान दर से विकास। तो इसका ए हो जाएगा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास, संतुलित विकास। 25वां प्रश्न है, आर्थिक विकास, सूची 1 और सूची 2। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास और जीवन की गुणवत्ता। तो इसका डी हो जाएगा आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास पर्यावरण, जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य, विकल्प डी है। 26वां प्रश्न है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। तो ये सभी हो जाएंगे, विकल्प डी। 27वां है, कथन और कारण, वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि की द्योतक है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय को नहीं दर्शाती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, विकल्प बी सही है। 28वां प्रश्न है, कथन और कारण, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो इसका सी है, ए सही है, आर गलत। 29वां प्रश्न है, भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार किसने दिया? राजकृष्ण, विश्वेश्वरैया, पी आर ब्रह्मानंद, इंद्राणी रहमान। तो इसका विकल्प ए है, राजकृष्ण। 30वां प्रश्न है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मिर्डल, डब्ल्यू ए लेविस, आर नर्कसे, ए सैमुअल्सन। तो इसका ए हो जाएगा, जी मिर्डल द्वारा रोलिंग प्लान। 31वां प्रश्न है, अनवरत योजना भारत में लागू की गई 1966 से 67 में, 1969 से 70 में, 1978 79 में, 1989 और 90 में। तो इसका सी है, 1978 79 अनवरत योजना। 32वां प्रश्न है, नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया? संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। ये सभी हो जाएगा, विकल्प डी। 33वां है, आर्थिक योजना किसमें सम्मिलित है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक योजना समवर्ती सूची में सम्मिलित है, विकल्प सी। 34वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। तो विकल्प बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खादी ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया था। 35वां है, पंचवर्षीय योजना और मॉडल। प्रथम योजना हैरा डोमर मॉडल, द्वितीय महालनोबिस, तृतीय एस चक्रवर्ती मॉडल, चतुर्थ अशोक रुद्र। इसका विकल्प बी सही है। 36वां प्रश्न है, भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया? उद्योग, सेवा, कृषि, ऊर्जा। इसका डी हो जाएगा, ऊर्जा। 37वां है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय और सातवीं। तो द्वितीय इसका है, औद्योगिक उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं।
इसका हो जाएगा 11वीं। 39वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? 5वीं, 6ठी, चौथी, 7वीं? तो 5वीं का रखा गया, गरीबी हटाओ, विकल्प ए। 40वां प्रश्न है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? चतुर्थ, 5वीं, 6ठी, 8वीं? तो ये 6ठी में फैला, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विकल्प सी। 41वां प्रश्न है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए किस योजना में? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी? तो इसका विकल्प बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 42वां प्रश्न है, भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है? 6, 7, 5, 3? विकल्प बी 7, कुल अनाच्छादित वर्षों की संख्या 7। 43वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं? विकल्प ए तीसरी, कृषि का ऋणात्मक विकास हुआ था। 44वां प्रश्न है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो इसका हो जाएगा चतुर्थ, विकल्प डी। 45वां प्रश्न है, 7वीं योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी? संपूर्ण परिवार का अंगीकरण, गांवों का अंगीकरण, विकास खंड का अंगीकरण, जिले का अंगीकरण? विकल्प ए है संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। 46वां प्रश्न है, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी? 8वीं योजना में, 10वीं योजना में, 9वीं योजना में, 7वीं योजना में? तो इसका विकल्प बी है 10वीं योजना में। 47वां प्रश्न है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित किया? एन काल्डार ने, BKRV राव ने, RF हैरोल्ड ने, PC महालनोबिस ने? तो इसका डी है PC महालनोबिस। 48वां प्रश्न है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? 11वीं, 10वीं, 9वीं या कोई नहीं? तो इसका विकल्प बी है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 49वां प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था? कृषि, सामाजिक सेवा, यातायात, ऊर्जा? तो 10वीं योजना में ऊर्जा था, विकल्प डी। 50वां प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? 1962 से 65, 1966 से 69, 1969 से 72, 1972 से 1975? विकल्प बी 1966 से 69। 51वां प्रश्न है, 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी 10 वर्षों में। 52वां है, 11वीं योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी? कृषि में, निर्माण कार्यों में, विनिर्माण में, परिवहन तथा संचार में? 11वीं पंचवर्षीय योजना में निर्माण कार्य, विकल्प बी। 53वां है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IIT स्थापित किए जाएंगे? 7 का लक्ष्य था। 54वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था? प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था भूमि सुधार, मानसून की अनुकूलता, औद्योगिक विकास, सिंचाई के साधनों में वृद्धि? तो इसका बी हो जाएगा मानसून की अनुकूलता। 55वां प्रश्न है, योजना और कार्यक्रम पहली, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम? पहली योजना सामुदायिक विकास, द्वितीय तीव्र औद्योगिकरण, तृतीय आधारभूत उद्योगों का प्रसार, चतुर्थ स्वावलंबन, पंचम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम? इसका विकल्प डी है 2, 1, 3, 5 और 4। 56वां प्रश्न है, स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य किस योजना में अपनाया गया? स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ, पांचवी? इसका विकल्प बी हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। 57वां प्रश्न है, PC महालनोबिस का नाम जुड़ा है किस योजना से? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी?
तो द्वितीय योजना से पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है, विकल्प बी। 58वां प्रश्न है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था? 12वीं, 11वीं, 10वीं और 9वीं। तो इसका विकल्प बी है 11वीं, तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास। 59वां है, भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषणीय विकास था? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं योजना, 12वीं योजना, इनमें से कोई नहीं। संपोषणीय विकास, विकल्प सी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 60वां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1947, 1949, 1950, 1951। तो 1950, विकल्प सी। 61वां राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947, 1952, 1965 और 1966। इसका विकल्प बी है 1952। 62वां प्रश्न है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, आई.के. गुजराल। तो इसका विकल्प ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। तो इसका विकल्प बी, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है। यह कथन सही नहीं है। 64वां राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है योजनाओं को लागू करने में, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लागू करने में। तो इसका विकल्प बी है, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित है राष्ट्रीय विकास परिषद। 65वां प्रश्न है, विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा, योजना आयोग द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। इसका सी हो जाएगा, योजना आयोग द्वारा। 66वां प्रश्न है, नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य सरकार के मुख्य सचिव। इसका विकल्प बी है, मुख्यमंत्री। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। सतत विकास लक्ष्यों के लिए नोडल संस्था है नीति आयोग, विकल्प सी। 68वां प्रश्न है, प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजकोषीय प्राप्तियां माइनस ब्याज भुगतान, पूंजी प्राप्तियां माइनस ब्याज भुगतान, राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। इसका ए हो जाएगा विकल्प। फिर 69वां प्रश्न है, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2004-5, 2021-22, 2011-12, 2017-18। इसका विकल्प सी है 2011 और 12। 70वां प्रश्न है, माल के आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? आयकर, सीमा शुल्क, व्यापार कर, उत्पाद शुल्क। तो इसको सीमा शुल्क कहते हैं, विकल्प बी। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित करों में से कौन से कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं? आयात शुल्क, मनोरंजन कर, वैयक्तिक आयकर, स्टैंप ड्यूटी। तो इसका 1 और 3 विकल्प सी हो जाएगा, आयात शुल्क, वैयक्तिक आयकर। 72वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। विकल्प सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहता है। 73वां प्रश्न है, करों की उगाही से प्राप्त धन जाता है समेकित कोष में, आकस्मिक कोष में, सार्वजनिक लेखा में, निजी लेखा में। तो करों से उगाही से प्राप्त धन समेकित कोष में जाता है, विकल्प ए। 74वां प्रश्न है, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष को जाना जाता है? प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा, आयगत घाटा, मौद्रिक घाटा। इसका ए हो जाएगा, प्राथमिक घाटा। 75वां प्रश्न है, कृषि निम्नलिखित किस क्षेत्र में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है? कृषि क्षेत्र, खनन क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र। इसका डी हो जाएगा, निर्माण क्षेत्र। 76वां है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर।
विकल्प सी है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। 77वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि को स्पष्ट करता है? जनसंख्या बढ़ रही है, असमानताएं बढ़ रही हैं, कीमत स्तर बढ़ रही है, निर्यात आयात की अपेक्षा कम है। और 78वां प्रश्न है जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, घटता है, स्थायी रहता है, सर्वप्रथम बढ़ता है फिर गिरता है। तो इसका ए है बढ़ता है। जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है, सेवा क्षेत्र। 79वां है हरित सकल राष्ट्रीय आय। हरित सकल राष्ट्रीय आय है कृषि तथा जंगलात की आय का हिस्सा, विदेशी व्यापार से प्राप्त आय का हिस्सा, वह हिस्सा जिसमें काला धन नहीं है, जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है। हरित सकल राष्ट्रीय आय जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा किया गया है, विकल्प डी। 80वां प्रश्न है गिनी गुणांक माप है आय वितरण की असमानता का, किसी संयंत्र की पूरी तीव्रता का, कृषि उत्पाद का औद्योगिक उत्पादन से अनुपात का, द्वितीय क्षेत्र में रोजगार का तृतीय क्षेत्र में रोजगार से अनुपात का। तो गिनी गुणांक आय वितरण की असमानता की माप करता है, विकल्प ए। 81वां प्रश्न है सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति उपभोग, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति प्रति आय, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। विकल्प सी है प्रति व्यक्ति आय। 82वां प्रश्न है बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है मजदूरी, ब्याज, लगान और हानि की अर्जित राशि, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय तथा परोक्ष करों का जोड़, सभी साधनों द्वारा अर्जित आय का योग, धन, प्रत्यक्ष कर, ऋण, अनुदान। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय तथा परोक्ष करों का जोड़। 83वां प्रश्न है निम्न कारण से जेएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। मजदूरी की तुलना में कीमतें कम हैं, कीमत की तुलना में लाभ कम है, कीमत की तुलना में लाभ कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। विकल्प डी सही हो जाएगा, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। 84वां है राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? खान, बांध, मुद्रापूर्ति, पशुधन। विकल्प सी मुद्रापूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है। 85वां है वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से ध्यान रखा जाता है। विकल्प सी मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। 86वां है आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा निरंतर कम होता रहा, निरंतर बढ़ता रहा, पहले बढ़ा फिर कम हुआ, पहले कम होकर फिर बढ़ा है। तो इसका सी हो जाएगा पहले बढ़ा फिर कम हुआ, कृषि क्षेत्र का हिस्सा सकल राष्ट्रीय आय में। 87वां है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं किया जाता है? मजदूरी तथा वेतन, अवकाश, पेंशन, उपदान, अंतिम वस्तुएं। तो इसका सी हो जाएगा उपदान। 88वां प्रश्न है हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जनसंख्या, खाद्यान्न, प्रति व्यक्ति आय। तो इसका ए है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 89वां है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जबकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, लोगों की बचतें बढ़ जाती हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। विकल्प डी सही है, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। 90वां है इस समय से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु कौन सा आधार वर्ष प्रयुक्त हो रहा है? 2011-12। 91वां है भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था? के एन राज, वी के आर वी राव, दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस। तो सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, विकल्प सी है। 92वां है कौन भारत में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? घरेलू क्षेत्र, निगम क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। तो बचत में सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र करता है, विकल्प ए। 93वां है राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है वित्तीय अंतरणों को अलग करके, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की माप के लिए वर्धित मूल्य विधि का उपयोग करके, पहले से उत्पादित वस्तुओं के बाजार को अलग करके, उन वस्तुओं को छोड़ देने से जो कि बाजार विनियोग में नहीं आती। इसका विकल्प बी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की माप के लिए वर्धित मूल्य विधि का उपयोग करके राष्ट्रीय आय में दोहरी आय गणना का परिहार किया जाता है। 94वां है निम्न राज्यों में से
किस एक की प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय? ये तो पुराना है, चलिए आगे चलते हैं। 95वां प्रश्न है, जीएनपी और जीडीपी में अंतर है। सकल विदेशी विनियोग का, शुद्ध विदेशी विनियोग का, शुद्ध निर्यात का, विदेशों से शुद्ध साधन आय का। जीएनपी और जीडीपी में अंतर है, विदेशों से शुद्ध साधन आय का। विकल्प डी। 96वां है, राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई? 1949, 50, 51, 52। तो राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति 1949 में हुई थी। विकल्प ए। 97वां है, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर होता है प्रयोज्य आय के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट व्यय, सकल घरेलू उत्पाद प्लस प्रत्यक्ष कर। इसका विकल्प बी हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट। डिप्रिसिएशन। 98वां है, राष्ट्रीय आय की गणना होती है प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर, मूल्यानुपातों पर। तो इसका विकल्प बी है, प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर। 99वां है, भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन कौन सा संस्थान करता है? रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो इसका बी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि और सारे वीडियो हम आप तक ला सकें। धन्यवाद।